सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। रिसेंटली आरबीआई के साथ कंसल्टेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को इशू किया जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करती है एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ गोल्ड। इसमें इन्वेस्टर्स जो है ये गोल्ड को ही खरीदते हैं, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल गोल्ड बट इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। इन सिक्योरिटीज का जो वैल्यू होता है वो उस टाइम पे मार्केट प्राइस जो चल रहा है गोल्ड का उसके कमेंस्यूरेट होता है। मतलब इतने ग्राम्स अगर गोल्ड खरीदने हैं तो फिजिकल गोल्ड के जगह पे उतने ग्राम्स के वैल्यूएशन के सिक्योरिटीज खरीद लिए। मैच्योरिटी पीरियड के बाद कस्टमर जो है वो इन बॉन्ड्स को रिडीम करके कैश ले सकते हैं। तो फिजिकल गोल्ड ना खरीद के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्यों खरीदें, इनकी क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला है कि कस्टमर्स जब इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं तो मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं, और जब मैच्योरिटी पीरियड के बाद ये इस बॉन्ड को रिडीम करते हैं या अगर फिर प्रीमेच्योर रिडेम्पशन भी हो रहा हो तब भी उस टाइम पे जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस पे उनको कैश वापस मिलता है। तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ सुपीरियर ऑल्टरनेटिव टू होल्डिंग गोल्ड इन फिजिकल फॉर्म। दूसरा, गोल्ड को स्टोर करना एक रिस्की अफेयर है और इसके अलावा इसमें कॉस्ट्स भी इनकर होते हैं। अगर घर पे रखते हैं तो उसमें रिस्क रहता है, और अगर वॉल्ट खरीदते हैं बैंक में तो उसमें भी एक कॉस्टिंग पड़ता है। तो ये रिस्क और कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, ये एलिमिनेट हो जाता है अगर फिजिकल गोल्ड ना खरीद के सिक्योरिटीज खरीदे। नेक्स्ट है कि इन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट कस्टमर को पीरियोडिकल इंटरेस्ट भी मिलते हैं और कस्टमर अश्योर्ड भी रहते हैं कि मैच्योरिटी पीरियड के बाद मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड मिलेगी जो अभी चल रही है। अगली बेनिफिट पे आते हैं। इंडिया में गोल्ड को मोस्टली ज्वेलरी फॉर्म में यूज़ किया जाता है, तो इसमें कई सारे डाउन साइड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड को जब ज्वेलरी में कन्वर्ट किया जाता है तो इसकी एक मेकिंग चार्ज है। इस मेकिंग चार्ज को देना पड़ता है कस्टमर को, ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है। अगली एक इशू है प्योरिटी। अभी रिसेंटली ही हॉलमार्किंग को मैंडेटरी कर दिया गया है, लेकिन पहले ऐसे कई सारे इश्यूज देखे गए हैं कि प्योरिटी में कुछ गड़बड़ी है, अडल्टरेशन है, तो गोल्ड जो है वो प्योर नहीं है। तो इससे कस्टमर को चीट होने की संभावना रहती है। गोल्ड फिजिकल फॉर्म में ना खरीद के अगर इन गोल्ड बॉन्ड्स को खरीदा जाए तो ये आरबीआई के साथ रहते हैं इसका पूरा लेखा जोखा। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक डीमैट फॉर्म में रहती है, इसका जो वैल्यू है एवरीथिंग। तो इससे ये रिस्क जो होता है कि प्योरिटी की इश्यूज या उसकी वजह से वैल्यूएशन की कमी एटसेट्रा, ये सब चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पहला है कि अगर फिजिकल गोल्ड ना खरीद के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को खरीदे तो क्या ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में कोई रिस्क है? तो हाँ, एक रिस्क तो रहता है, वो है रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस। जब गोल्ड को हम खरीद रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, उस टाइम पे मार्केट प्राइस कुछ चल रहा है। अब 5 साल बाद, 7 साल बाद जब हम उसको सेल कर रहे हैं फिर से उन बॉन्ड्स को, अगर उस टाइम पे गोल्ड का मार्केट प्राइस डिक्लाइन हो गया है तो ये एक तरीके का कैपिटल लॉस है। तो इसमें इन्वेस्टर जो है वो दे आर नॉट लूजिंग इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ गोल्ड, जो उन्होंने जितने यूनिट्स खरीदे थे उन्हीं का वैल्यू मिलेगा, लेकिन सिंस गोल्ड प्राइस ही डिक्लाइन हो गया है तो उन्हें उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है उसमें रिटर्न पूरी नहीं आएगी। ये एक रिस्क रहता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी कई सारे हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे। तो कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में? इंडियन रेसिडेंट्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडियन रेसिडेंट्स हु आर डिफाइंड अंडर द फीमा एक्ट 1999, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दे आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इसमें इंडिविजुअल्स आते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आती हैं, ट्रस्ट्स आते हैं, यूनिवर्सिटीज आती हैं, यहाँ तक कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया के रेसिडेंट है लेकिन अचानक वो शिफ्ट करना चाहते हैं बाहर और वो नॉन रेसिडेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका स्टेटस चेंज हो जाता है, तो इन दैट केस वो
गोल्ड को, दैट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को होल्ड कर सकते हैं तब तक जब तक उनकी जो बॉन्ड्स है वो मैच्योर नहीं हो जाती या वो रिडीम नहीं कर लेते। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की जॉइंट होल्डिंग जो है वो अलाउड है। एज एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो माइनर जो है 18 साल के नीचे जो है बच्चे, वो भी अलाउड है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन उनके बिहाफ से एप्लीकेशन जो है दैट हैज टू बी मेड बाय हिज और हर गार्डियन। KYC नॉर्म्स के हिसाब से एप्लीकेंट जो है उसके पास पैन नंबर होना मैंडेटरी है, पैन नंबर विच इज इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एक और बात नोट करना इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टर जो है वो उनके पास सिर्फ एक ही यूनिक इन्वेस्टर आईडी होगी। ऐसा नहीं है कि एक इन्वेस्टर है लेकिन वो कई सारी आईडीज लेके घूम रहे हैं और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। हर एक इन्वेस्टर जो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी एक यूनिक इन्वेस्टर आईडी होगी। वो जितना भी इन्वेस्टमेंट्स करें उसी आईडी का यूज़ किया जाएगा। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट लिमिट्स पे। बॉन्ड्स जो हैं दे आर इशूड इन डिनोमिनेशंस ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड इन मल्टीपल्स। मतलब बॉन्ड्स जो है वो 1 ग्राम के गोल्ड की जो वैल्यू होती है अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक बॉन्ड या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम जो डिनोमिनेशन है वो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के कमेंसुरेट वैल्यू की बॉन्ड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टर कर सकता है इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड बॉन्ड और मैक्सिमम है 4 kg फॉर इंडिविजुअल्स। फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज 4 kg। अगर ट्रस्ट है तो मैक्सिमम 20 kg तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर जॉइंट होल्डिंग है तो लिमिट दैट इज 4 kg जो है वही लिमिट होगी एंड इट इज एप्लीकेबल टू द फर्स्ट एप्लीकेंट। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि एक फैमिली में अगर 4 मेंबर है या 5 मेंबर है तो हर एक इंडिविजुअल मेंबर जो है वो अपने नाम पे एक गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट है 4 kg तक की। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होती है तो वो हर एक मेंबर ही खरीद सकते हैं। मतलब एक फैमिली में 4 kg नहीं, हर एक मेंबर का 4 kg तक अलाउड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो दीज बॉन्ड्स बियर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2.5%। ये फिक्स्ड रेट है। 2.5% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर 2.5% पर एनम। और ये इंटरेस्ट का जो पैसा है इट विल बी क्रेडिटेड सेमी एनुअली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर। मतलब हर 6 महीने में एक बार। और लास्ट जो इंटरेस्ट है, सपोज मैच्योरिटी पीरियड होने वाला है और लास्ट जो इंटरेस्ट है वो पे किया जाएगा मैच्योरिटी होने के बाद अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को सिर्फ ऑथोराइज्ड एजेंसीज जो है वही इशू कर सकती हैं। बॉन्ड्स को सेल किया जाता है थ्रू ब्रांचेस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक हो गया। शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक्स भी कर सकती हैं। शेड्यूल्ड फॉरेन बैंक्स, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस, स्टॉक होल्ड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्टॉक एक्सचेंजेस, जो ऑथराइज स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो भी कर सकती है डायरेक्टली और थ्रू देयर एजेंट्स। तो ऐसा लग सकता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को शायद जो फॉरेन बैंक्स है वो नहीं कर सकती इशू, ऐसा नहीं है। शेड्यूल्ड फॉरेन बैंक्स जो हैं वो इशू कर सकती हैं। तो किस प्राइस में इन बॉन्ड्स को सेल किया जाता है? बेसिकली जिस दिन कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर एक गोल्ड बॉन्ड को खरीदना चाहते हैं उस डेट से पहले 3 बिजनेस डेज, उसी वीक के लास्ट 3 जो बिजनेस डेज होते हैं उसमें 999 प्योरिटी वाले जो गोल्ड है उसका क्या क्लोजिंग प्राइस रहा, उन 3 दिनों की क्लोजिंग जो प्राइसेस हैं उसका एवरेज निकाला जाता है, सिंपल एवरेज। इसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड निकालती है और ये जो एवरेज प्राइस होता है यही उस बॉन्ड का प्राइस कंसिडर किया जाता है। तो बॉन्ड जब रिडीम की जाती है तो उसका क्या प्राइस कंसिडर किया जाता है? सेम ही है। जिस दिन बॉन्ड को रिडीम किया जाएगा उसके ठीक पहले 3 दिन 999 प्योरिटी वाला जो गोल्ड होता है उसका क्या क्लोजिंग प्राइस रहा मार्केट में, इन 3 दिनों की जो प्राइसेस हैं इसकी सिंपल एवरेज निकाली जाती है और पब्लिश किया जाता है बाय द इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड।
इस एवरेज को ही कंसिडर किया जाता है एज द प्राइस ऑफ दैट बॉन्ड और रीपेमेंट भी उसी प्राइस के ऊपर की जाती है। बॉन्ड की टेन्योर की बात करें तो वो 8 साल है, लेकिन अर्ली प्रीमेच्योर रिडेम्पशन भी अलाउड है, अर्ली एनकैशमेंट अलाउड है 5 साल के बाद। 5th ईयर के बाद, मतलब जिस डेट पे इशू हो रहा है बॉन्ड उसके 5 साल बाद रिडीम किया जा सकता है। इन बॉन्ड्स को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड भी किया जा सकता है अगर ये बॉन्ड्स डीमैट फॉर्म में हेल्ड की गई है, और किसी और एलिजिबल इन्वेस्टर को इन बॉन्ड्स को ट्रांसफर भी किया जा सकता है आफ्टर द 5th ईयर। इनफैक्ट इन बॉन्ड्स को गिफ्ट भी किया जा सकता है और ट्रांसफर भी किया जा सकता है टू अ रिलेटिव, फ्रेंड या एनी इंडिविजुअल हु फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बॉन्ड्स जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट 2007, अगर वो मैच्योरिटी से पहले ट्रांसफर किए जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि अगर कोई इंडिविजुअल बैंक से लोन लेना चाहते हैं और लोन लेने के लिए वो बैंक में एज अ कोलैटरल इन बॉन्ड्स को रखना चाहते हैं गिरवी, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। इन सिक्योरिटीज़ को, इन बॉन्ड्स को एज अ कोलैटरल रखा जा सकता है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन बैंक्स, इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एट्सेट्रा। LTV रेशियो, दैट इज लोन टू वैल्यू रेशियो, कितना होगा, मतलब कितने गोल्ड बॉन्ड्स के अगेंस्ट कितना लोन अलाउड है। तो ये जो RBI है ये टाइम टू टाइम कितना अलाउड है लोन देना एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गोल्ड बॉन्ड्स के अगेंस्ट, ये इसे प्रिस्क्राइब करती रहती है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर कि फाइनेंसिंग एजेंसी और बैंक जो है वही डिसाइड करती है कि इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को रख के वो लोन देना चाहती है कि नहीं। ये कोई एक इंडिविजुअल का मैटर ऑफ राइट नहीं है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को दे दिया और बोला कि मुझे इसके अगेंस्ट लोन चाहिए ही चाहिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से जो इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टर को, इंडिविजुअल को, वो टैक्सेबल है। दे आर टैक्सेबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन मैच्योरिटी के बाद जो रिडेम्पशन वैल्यू होती है बॉन्ड्स की, उसके अगेंस्ट कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो एग्जेम्प्टेड है। हमें पता है कि जब कोई सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स या कोई भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी लंबे समय तक चलती है और उसके बाद जब इन्वेस्टर को रिटर्न्स आते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स कटता है यूजुअली, लेकिन इन केस ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एग्जेम्पशन दी गई है। अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि ये जो रिलीफ दी गई है फ्रॉम कैपिटल गेन्स टैक्स, ये सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को दी गई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर कोई ट्रस्ट काफ़ी सारा गोल्ड बॉन्ड उस ट्रस्ट ने खरीदा है और उसके अगेंस्ट उसको प्रॉफिट होता है 8 साल बाद मैच्योरिटी के बाद, जब उसे वो रिपेमेंट मिलेगा तो उससे कैपिटल गेन्स टैक्स कटेगा। सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है उन्हें एग्जेम्पशन दी गई है फ्रॉम कैपिटल गेन्स टैक्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर TDS, दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो होता है, वो भी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन बॉन्ड होल्डर जो है उन्हें दूसरी जो टैक्स लॉज हैं उसके साथ कंप्लाई डेफिनेटली करना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा कि इनकम टैक्स जो है वो इसमें मतलब इनके प्रोविजंस जो है इनकम टैक्स के वो इस पे आते हैं, तो टैक्सेबल है। लेकिन सिर्फ कैपिटल गेन्स टैक्स इंडिविजुअल के केस में नहीं लग सकती, और TDS जो है वो भी एप्लीकेबल नहीं है इन बॉन्ड्स पे। बॉन्ड्स को इशू तो कर दिया, लेकिन इसके बाद जो कस्टमर सर्विसेज होती हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? तो वो जो इशूइंग बैंक होती है या जो पोस्ट ऑफिस है या स्टॉक एक्सचेंज है, जो भी एजेंट्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर कोई किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो इन दैट केस जो नॉमिनी है वो रिडीम कर सकते हैं लेटर ऑन। और ये जो प्रोविजंस है नॉमिनेशन की, ये प्रोविजंस जो है दे आर अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस एक्ट 2007। अब आते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस के केस का। देखिए, पहले हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ रेसिडेंट्स ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद 8 साल तक का पीरियड होता है, तब फिर उसके बाद मैच्योर होता है ना। इन 8 सालों के बीच में अगर उस रेसिडेंट इंडियन का स्टेटस चेंज हो जाता है और वो नॉन रेसिडेंट इंडियन हो जाता है, वो बाहर शिफ्ट कर जाता है, तो इन दैट केस वो उन बॉन्ड्स को होल्ड करके रख सकता है टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी।
अब अनफॉर्चुनेटली अगर उस नॉन रेजिडेंट इंडियन की डेथ हो जाती है तो फिर जो नॉमिनी है वो उस बॉन्ड का हकदार होगा। लेकिन यहाँ पे फिर दो क्लॉज हैं। एक है नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर जो है उसकी जो बॉन्ड्स है उसे उसकी नॉमिनी जो है वो कब रिडीम कर पाएगी, जब वो मैच्योरिटी हो जाता है उसका उस बॉन्ड का तभी। और दूसरा ये है कि उस बॉन्ड से जो इंटरेस्ट रेज हो रहा है या मैच्योरिटी के बाद जो टोटल अमाउंट है उस इन्वेस्टमेंट का वो रिपैट्रिएबल नहीं है, मतलब उसे इंडिया के बाहर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिपैट्रिएबल होते हैं, कुछ नॉन रिपैट्रिएबल होते हैं। रिपैट्रिएबल मतलब इन्वेस्टमेंट कर लिया और उससे जो अमाउंट रेज हो रहा है वो आप बाहर इंडिया के बाहर भी आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के केस में अगर नॉन रेजिडेंट इंडियन की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को मिलेगा, लेकिन उस अमाउंट को वो बाहर शिफ्ट नहीं कर सकते। हमने पहले ही देखा है कि अगर बॉन्ड्स डीमैट फॉर्म में हेल्ड की गई है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर उसे हेल्ड की गई है तो इन दैट केस वो बॉन्ड ट्रेडेबल है ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस एटसेट्रा। तो ये ट्रेड कब किया जा सकता है इन बॉन्ड्स को? इट कैन बी ट्रेडेड फ्रॉम अ डेट नोटिफाइड बाय द आरबीआई। दूसरा एक चीज़ है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट 2006 के प्रोविजंस के तहत इन्हें बेचा या ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है। और पार्शियल ट्रांसफ़र ऑफ बॉन्ड्स इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एक बॉन्ड है उसका फुल आपने ट्रांसफ़र नहीं किया, उसके कुछ जो उसका परसेंटेज है वो आपने सेल कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसका प्रोविज़न भी अलाउड है। अब आते हैं कि इन बॉन्ड्स को कैसे खरीदा जाता है, हाउ टू बाय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो दो वेज हैं। एक है प्राइमरी मार्केट, डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई से आप खरीद सकते हैं। आरबीआई कम्स आउट विथ न्यू इशूज ऑन अ रेगुलर बेसिस, हर मंथली बेसिस में ही ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को रिलीज़ करते हैं। और इसमें बैंक में अप्लाई किया जा सकता है, ब्रोकर के पास किया जा सकता है, या स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है वहाँ पे भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज ऑफ कोर्स। तो सेकेंडरी मार्केट में गोल्ड बॉन्ड्स भी लिस्ट की जाती हैं। तो अगर किसी के पास डीमैट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग अकाउंट है तो वो सेकेंडरी मार्केट से भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया रिगार्डिंग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स।